आइसोमेरिज्म क्या होता है? फेनोमेनन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होते हैं, इस बात को आइसोमर कहते हैं, और इस फेनोमेनन को आइसोमेरिज्म कहते हैं। जो अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनेगा उसका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा, जबकि फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज बोले तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये सब अलग अलग होगा। दूसरा, आइसोमेरिज्म के दो प्रकार हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टेरियो आइसोमेरिज्म। phenomenon of isomerism which occurs due to difference in the structure of molecule के स्ट्रक्चर का डिफरेंस के वजह से यदि आइसोमर बनता है तो उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। और दूसरा है स्टेरियो। स्टेरियो का मतलब होता है 3 डायमेंशनल स्पेस। phenomenon of isomerism which occurs to difference in the 3-dimensional arrangement of atom or group of atom called as stereoisomerism। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यहाँ पे आपको 6 तरह का दिख रहा है: चेन, पोजीशन, रिंग चेन, आइसोमर, मेटामर, फंक्शनल आइसोमर एंड टॉटोमर। जबकि स्टेरियो आइसोमेरिज्म 2 तरह का दिख रहा है: कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म और दूसरा कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फिगरेशनल में 2 तरह का, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ लिए हम लोग ये पूरा, और ये यहां तक। ठीक है, ये 12th में पढ़ना है, पहले चैप्टर में हैलोअल्केन्स में, है ना। यहीं से बरामा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इससे ये पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब उसमें कितना पढ़ाएं, कुछ बचा होगा तो बताएंगे, ये थोड़ा सा इसको भी बताएंगे। ठीक है, लेकिन यहां से ही 12th स्टार्ट हो जाता है आपके एनसीईआरटी के हिसाब से। ऐसे तो आइसोमर है तो आइसोमर सब एक जगह पे होता है। चेन आइसोमेरिज्म, वैसे ही जैसे नोमेनक्लेचर था ना, तो पूरा 11th 12th वाला सब पढ़ा दिए, तो उसी तरीके से वहां भी पढ़ाएंगे। ऑप्टिकल से 12th स्टार्ट करेंगे, लेकिन अब करेंगे ही वही। चेन आइसोमेरिज्म में पेरेंट चेन में डिफरेंसेस होता है। कहां डिफरेंस है? पेरेंट चेन यदि 5 कार्बन का है वो 4 हो जाए तो ये चेन आइसोमेरिज्म कहलाता है। 4 कार्बन का है 3 हो जाए तो आइसोमर जो बनेगा उसको चेन आइसोमर कहेंगे। जैसे एग्जांपल, ये एक ही कार्बन का है तो इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते इसके पेरेंट चेन में। 2 कार्बन का है, इसके पेरेंट चेन में भी कोई बदलाव कर सकते हैं क्या? अरे 2 कार्बन है, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, कोई मतलब कोई दिक्कत थोड़े ना है, ऐसे लिख दो, कोई कहीं कुछ बदलेगा? तो चेन आइसोमर शो नहीं करेगा। 3 कार्बन भी चेन आइसोमर शो नहीं करता है। तो पहला चेन आइसोमर शो करने वाला कंपाउंड कम से कम 4 कार्बन का होता है, और ये है ये ब्यूटेन। देखो ये 4 कार्बन का लिखा गया है C4H10, और इसी C4H10 को इस तरह से लिख दिए, 3 कार्बन सीधा 1 कार्बन नीचे। क्लियर है? क्लियर है? 4 कार्बन का पेरेंट था, इसमें 3 कार्बन का पेरेंट, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का C4H10 है, दोनों का C4H10 है। इसका नाम नॉर्मल ब्यूटेन है, इसका नाम, इसके बॉइलिंग पॉइंट अलग होंगे, इसके बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, मेल्टिंग पॉइंट इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। ठीक है, इसीलिए 2 तरह का मॉलिक्यूल है। तो फार्मूला 1, मॉलिक्यूल 2 तरह का। तो ऐसे 2 को आइसोमर कहेंगे, और इस आइसोमर को चेन आइसोमर कहेंगे, चूंकि पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन अलग अलग है। इसी का एग्जाम्पल दिए होंगे, देखिए ये पेंटेन 5 कार्बन का, 5 कार्बन ऐसे लिख दिया, 4 कार्बन 1 कार्बन ब्रांच में, 3 कार्बन 2 कार्बन ब्रांच में, तो 3 बन गया इसका चेन आइसोमर। आइसोपेंटाइल, नियोपेंटाइल,
जितनी बार बताएंगे उतनी बार भुलाओगे, ये सबको ध्यान में रखना होता है। C6H14 6 कार्बन है, 6 कार्बन का चेन वैसे भी बनाते, 5 कार्बन बनाया, 5 कार्बन बनाया, यहां देखो 4 कार्बन का चेन बना दी। तो 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चरल फार्मूला बना हुआ है, एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H14। तो ये पांचों चेन आइसोमर है। अब इसी तरीके से बताए होंगे कि हेप्टेन का 9 आइसोमर बनेगा, ऑक्टेन का 18, नोनेन का 35 और डिकेन का 75। छुट्टी में कहे थे भाई एक आध को बनाना, 18 तक तो पहुंचना। पहुंचा था क्या? काय के लिए पहुंचेगा? अब आप भी होमवर्क दीजिएगा सर, तो होमवर्क बनाने वाला भी एगो मास्टर रखना पड़ेगा, नहीं अपने से करना था। C7H16 का देखो बना के दिखाए 9 को कैसे बनता है। अरे हम इतना मेहनत करते हैं, आप 18 बना लेते, काय को रिवीजन करना पड़ता? कभी भी नहीं करना पड़ता, अपने बाल बच्चे को भी पढ़ा देते, है ना। इस चेन आइसोमर का ही सब बात लिखा हुआ है। अब ये पोजीशन आइसोमर है ना, पोजीशन आइसोमर है, रिंग चेन आइसोमर है। ये देखिए पोजीशन आइसोमर में क्या बदलता है, तो पेरेंट चेन का चेन नहीं बदलता, इसमें पेरेंट चेन का चेन नहीं बदलता है, डबल बॉन्ड का फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बदलता है। किसका पोजीशन बदलता है? डबल बॉन्ड का या फिर फंक्शनल ग्रुप का। द आइसोमर विच आर फॉर्म ड्यू टू डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल कॉल्ड एज पोजीशन आइसोमर। अब जैसे C4H8 होगा, डबल बॉन्ड एक नंबर पे दिए, ब्यूट वन इन, डबल बॉन्ड को एक नंबर से हटा के 2 नंबर पे दिए, 1 2 ब्यूट टू इन, फार्मूला तो C4H8 ही है दोनों का, लेकिन पोजीशन डबल बॉन्ड का एक नंबर पे, पोजीशन डबल बॉन्ड का 2 नंबर। ब्यूटाइन, एक ब्यूटाइन 3 ब्यूटाइन या 2 ब्यूटाइन, एक नंबर पे और ये दूसरे नंबर पे, ठीक है। और एग्जाम्पल ही होगा, ब्यूटेनॉल एक नंबर पे OH है, यहां पे आपको 2 नंबर पे ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन 2ऑल। ये क्या चल रहा है 1 2 3। अच्छा एक और बना दिए होंगे, इसका एक और आइसोमर बना दिए यहाँ पे। अब बताए होंगे इसमें चेन और पोजीशन कौन कौन है। तो पहला में OH 1 नंबर पे, दूसरे में OH 2 नंबर पे, पोजीशन आइसोमर है। लेकिन इसी मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है, इस दोनों में अंतर ये दिखाई दे रहा है कि 1 2 3 4 कार्बन का पेरेंट चेन है और यहाँ पे 1 2 3 कार्बन का पेरेंट चेन है। तो पेरेंट चेन में जब अंतर हो जाए और पोजीशन भी बदलता है, तो हम लोग कौन सा आइसोमर कहेंगे? देखिए ना, 1 नंबर पे OH है, यहाँ कितना नंबर पे है? 2 नंबर पे। एक साथ 2 चीज बदला है, OH का पोजीशन भी बदल गया है, चेन का साइज भी बदल गया है, 4 कार्बन यहाँ पे 3 कार्बन, ठीक है। तो क्या कहेंगे? चेन भी बदले और पोजीशन भी बदल जाए फंक्शनल ग्रुप का, तो हम लोग उसको चेन आइसोमर ही कहेंगे। यही समझाए होंगे और भी बनाए होंगे, सब चेन पोजीशन कौन कौन सा है ये बताए थे। नोट, if in the structural formula there will be both changes, that is parent chain as well as position, दोनों बदल जाए, कौन कौन? पेरेंट चेन का साइज और पोजीशन, तो इट कॉल्ड एज चेन आइसोमर। नॉट, है ना, यदि डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बदलता है सिर्फ, तो पोजीशन आइसोमर। लेकिन यदि चेन भी बदलता है और पोजीशन भी बदलता है एक साथ, तो चेन आइसोमर कहेंगे कि पोजीशन आइसोमर कहेंगे? तो चेन आइसोमर कहेंगे। अगला रिंग चेन आइसोमर है, पेरेंट चेन बदला
चेन आइसोमर, पोजीशन बदला, पोजीशन आइसोमर, दोनों एक साथ बदला तब भी चेन आइसोमर। तीसरा रिंग चेन आइसोमर। इफ द आइसोमर इज फॉर्म ड्यू टू डिफरेंस इन द नेचर ऑफ पेरेंट चेन, इट कॉल्ड एज रिंग चेन आइसोमर। जैसे देखना ये प्रोपीन लिखा हुआ है ऐसे, और ये साइक्लोप्रोपेन लिखा हुआ है, 1 2 3, 2 कार्बन 2 4 कार्बन 2 6 कार्बन। ये भी C3H6 है और ये भी C3H6 है, दोनों C3H6 ही है। ठीक है, ये प्रोपीन ये साइक्लोप्रोपेन, लेकिन दोनों में क्या चेंज है? तो बोलेंगे सर नेचर ऑफ पेरेंट चेन, नेचर ही बदल गया है। एक ओपन चेन है और एक ऐसे आइसोमर को क्या कहेंगे? हर अल्कीन और साइक्लोअल्केन आपस में कैसा आइसोमर है? रिंग चेन आइसोमर है। मेटामेरिज्म, द आइसोमर विच occurs ड्यू टू डिफरेंस इन द साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप around the divalent functional group, it called as metamer. This isomerism occurs in the only divalent functional group. ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप लगता है। ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें दोनों तरफ क्या लगता है? अल्काइल ग्रुप। याद आ रहा है एक आध गो? यहां लिखा तो है कीटोन, देखो दोनों तरफ लगता है। ईथर दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप लगता है। ईस्टर दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप लगता है। एनहाइड्राइड दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप लगता है। ये सब फंक्शनल ग्रुप क्या शो करेगा? मेटामर। कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप शो करेगा? ईथर, कीटोन, ईस्टर और एनहाइड्राइड। अब ये कैसे बनाना है वो दिखाए होंगे। पेंटेन 2-on, पेंटेन 3-on आर मेटामर। पेंटेन 2-on और पेंटेन 3-on। देखो ये कीटोन दिख रहा होगा, एक तरफ अल्काइल ग्रुप में 1 कार्बन है, एक तरफ अल्काइल ग्रुप में 1 2 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन है एक तरफ, 1 कार्बन एक तरफ, 2 कार्बन एक तरफ, 2 कार्बन एक तरफ। ठीक है, तो साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप में अंतर दिखाई पड़ा। 3 एक तरफ, 1 एक तरफ, दोनों तरफ 2 2। ऐसे आइसोमर को हम कहते हैं मेटामर। ठीक है, नाम क्या होगा? तो नाम है ना पेंटेन 2-on, पेंटेन 3-on। तो बच्चे को लगेगा 2-on 3-on, तो पोजीशन बदल गया है ना, तो इसीलिए लिखा है मेटामर इज ए स्पेशल केस ऑफ, इसमें पोजीशन ही बदलता है। लेकिन ऐसे फंक्शनल ग्रुप में जिसके दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होता है, तो ये पोजीशन आइसोमर के स्पेशल केस है। आगे मिथॉक्सीप्रोपेन और इथॉक्सीप्रोपेन। देखिए ईथर है, ये एक तरफ एक ही कार्बन का अल्काइल ग्रुप है और एक तरफ कितना कार्बन का है? 3 कार्बन का। 2 और 2, एक तरफ 2 कार्बन, एक तरफ 1 कार्बन, एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ सबके सब 3 कार्बन, है ना। तो मेटामर है। मेटामर के बाद फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में ऐसा आइसोमर है जिसमें फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? फंक्शनल ग्रुप, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं बदलेगा, है ना। कह रहे सर फंक्शनल ग्रुप बदल जाता है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं बदलता। जैसे phenomenon of isomerism which occurs due to difference in functional group of organic molecule called as functional isomerism। ठीक है, अल्डिहाइड एंड कीटोन आर फंक्शनल आइसोमर, मतलब एक ही फॉर्मूला पे आप अल्डिहाइड भी सोच सकते हो, कीटोन भी सोच सकते हो। CH3 CH2 CHO एंड CH3 CO CH3। देखो आप जोड़ के 1 2 3 कार्बन, 3 3 6 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन 1, यानी फॉर्मूला C3H6O ही है, लेकिन एक जगह पे CHO फंक्शनल ग्रुप है और दूसरी जगह पे CO फंक्शनल ग्रुप।
तो फंक्शनल ग्रुप को बदल के जो आइसोमर बनाया जाए उसको क्या कहते हैं? फंक्शनल आइसोमरिज्म। यहां भी देखो CHO है फंक्शनल ग्रुप, CO है फंक्शनल। हर एक अल्डिहाइड कीटोन का, हर एक अल्डिहाइड कीटोन का फंक्शनल आइसोमर होगा। अल्डिहाइड कीटोन दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम, CnH2nO, CnH2nO। और यहां पर क्वेश्चन बनाए, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर आर आल्सो फंक्शनल आइसोमर। जितना भी कार्बोक्सिलिक एसिड है और ईस्टर है सब एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर है। C2H4O2 देखिएगा, C2 314O2। यहां पे फंक्शनल ग्रुप आपको दिखाई पड़ रहा होगा एसिड का, यहां पे फंक्शनल ग्रुप दिखाई पड़ रहा है आपको ईस्टर का, है ना। यहां पे देखिए फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है एसिड का, यहां पे फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है ईस्टर का। तो ऑल एसिड एंड ईस्टर आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। अल्कोहल एंड ईथर, अल्डिहाइड कीटोन, एसिड ईस्टर, अल्कोहल एंड ईथर। ये अल्कोहल है, ये ईथर है। देखिए अल्कोहल है, ये ईथर है। यहां पे फंक्शनल ग्रुप कौन है? OH। यहां पे कौन है? O। लेकिन जनरल फॉर्मूला दोनों का आ रहा होगा सेम। अगला साइनाइड आइसोसाइनाइड, देखिए अब CN और NC है ना, एक में CN लगा हुआ है, दूसरे में NC लगा हुआ है। साइनाइड और आइसोसाइनाइड एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर है। आप देख सकते हैं फंक्शनल ग्रुप CN और फंक्शनल ग्रुप NC। नाइट्रो एंड नाइट्राइट, देखिए फॉर्मूला CH3NO2 CH3ONO, CH3NO2 CH3ONO, CH3CH2NO2 CH3CH2ONO। देखिए ONO और ये NO2, ये नाइट्रो है और ये नाइट्राइट। ठीक है, 4-5 दिन से आए हुए हैं सब रूम पे, एक आध बार भी पूरा आइसोमेरिज्म का रिवीजन कर लिए हम, देखिए कर लिए, है ना। परीक्षा देना है हमको। एलिन, अल्काडाइन और अल्काइन, ये 3 मॉलिक्यूल है, तीनों मॉलिक्यूल बनाया जा सकता है, फॉर्मूला एक ही रहेगा, एलिन, अल्काडाइन, अल्काइन। एलिन किसको कहते हैं? यदि एक ही कार्बन के दोनों तरफ डबल बॉन्ड है तो मॉलिक्यूल को एलिन कहते हैं। एक ही कार्बन के दोनों तरफ डबल बॉन्ड तो मॉलिक्यूल को एलिन कहते हैं। एक कार्बन छोड़ के यदि 2 गो डबल बॉन्ड है तो डाइइन है, अल्का डाइइन कहते हैं, और ये अल्काइन है। देखिए आप जोड़ के सारे का फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H6 ही आएगा। ऐसे आइसोमर को फंक्शनल आइसोमर कहते हैं। फिर एक एग्जांपल और दिए एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब देखिए मिथॉक्सी, फिनाइल मिथेनॉल है, ये फिनॉल है, ये एनिसोल है, ये सब एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर है। देख लिए, यहां लिखे बेंजाइल अल्कोहल, एरोमेटिक अल्कोहल, एरोमेटिक ईथर आर फंक्शनल आइसोमर। वो है बेंजाइल अल्कोहल, ये एरोमेटिक अल्कोहल और ये एरोमेटिक ईथर। अल्कीनोन और एल्डिहाइड आर फंक्शनल आइसोमर। देखिएगा फंक्शनल ग्रुप OH है और एक डबल बॉन्ड भी दिखाई दे रहा होगा। यहां देखिए आप फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड और ये दोनों का ही फॉर्मूला सेम C4H8O। तो अल्कीनोल एंड एल्डिहाइड, यानी हम 8 फंक्शनल आइसोमर बताया, यानी 16 फंक्शनल ग्रुप के बारे में कह दिए, 16 फंक्शनल ग्रुप के बारे में कह दिए, है ना। चूंकि फंक्शनल आइसोमर जो है वो एक दूसरे का है। नाउ द टॉटोमर, ऐसा आइसोमेरिज्म जिसको हम प्रोटोट्रोपिज्म भी कहते हैं, डेस्मोट्रोपिज्म भी कहते हैं। टॉटोमर को क्या कहते हैं? डेस्मोट्रोपिज्म और प्रोटोट्रोपिज्म। ओए करेगा बदमाशी, ऐसा ही कर रहा था, देखो मारा मारी किया, फटम फटी हो गया। ऐसे ही आपस में 4 गो बैठ के कर रहा था।
तुम नहीं करेगा इसका कोई गारंटी है नहीं, उतना बदमाश ने। हाँ। देखो वहां पे टॉटोमेरिज्म, ऑल्सो नोन एज डेस्मोट्रोपिज्म या प्रोटोट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म का मतलब मूवमेंट होता है, प्रोटो का मतलब प्रोटॉन्स होते हैं। तो जो आइसोमेरिज्म प्रोटॉन के मूवमेंट से बने उसको प्रोटोट्रोपिज्म कहते हैं। ऑल्सो नोन एज डायनामिक आइसोमेरिज्म, एक ही आइसोमर जो है वो डायनामिक आइसोमेरिज्म कहलाता है। और वो डायनामिक आइसोमेरिज्म कौन सा है? जैसे अभी इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे ना, डायनामिक नेचर का होता है, पढ़ रहे थे ना, यानी मोशन में रहता है, इंटर कन्वर्टिबल रहता है। तो ये आइसोमर भी इंटर कन्वर्टिबल होता है, इसलिए इसको कहते हैं डायनामिक आइसोमेरिज्म। टॉटोमर प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम, बात आई गई। टॉटोमर फॉर्म बाय मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन, प्रोटोट्रोपिज्म। इसमें दो सिस्टम होता है, एक डायड सिस्टम ऑफ टॉटोमर और दूसरा ट्रायड सिस्टम ऑफ टॉटोमर। डायड सिस्टम ऑफ टॉटोमर में प्रोटॉन को 1 से 2 पोजीशन पे मूव कराना है, और ट्रायड सिस्टम में प्रोटॉन को 1 पोजीशन से 3 पोजीशन पे मूव कराना है। डायड सिस्टम बहुत ज्यादा नहीं है, लिमिटेड है। ये देखिए आप HCN दिखाई दे रहा होगा, हाइड्रोजन को घुमा करके नाइट्रोजन पे फेंक दिए, देखिए ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, हाइड्रोजन का माइग्रेशन 1 से 2 पोजीशन पे क्या बन गया? HNC। तो ये साइनाइड है, हाइड्रोजन साइनाइड है, और ये हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड है। टॉटोमर डायड सिस्टम वही होता है, और ट्राइड सिस्टम ये होता है। ट्राइड सिस्टम में देखो क्या किया गया है, इसमें बहुत मैकेनिज्म है, ठीक से समझना पड़ता है। CH3COH है, यहां पे ये डबल बॉन्ड के साथ H है, यहां से यहां आइए, ये ऑक्सीजन। गांव गए थे होली में, कुछ लोग मिले होंगे जो बुलाए होंगे बगल में, आप बैठ, नहीं कोई मिला? पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? नहीं, उसी तरह से जैसे आपके गांव में कुछ मिल जाते हैं, केमिस्ट्री में भी एलिमेंट में ना कुछ एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। कैसा एलिमेंट होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करता है कि वो दूसरे का इलेक्ट्रॉन अपने पास में बुलाता है, वो बेईमान होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कैसा होता है? अरे बोलो ना हिंदी में। वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ बुला लेता है, ठीक है, नेचर है। गांवों में बेईमान सब होता है, वैसा कोई बात नहीं। अब देखिए यहां पे ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड था। पाई बॉन्ड कैसा बॉन्ड को कहते हैं? कमजोर की मजबूत। पाई बॉन्ड कमजोर बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यानी बेईमान एलिमेंट। ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ बुला लिया है। इलेक्ट्रॉन किसका है? बुलाया कौन है? देखिए दूसरा फोटो में, पहले से 2 2 4 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन तो इसी ऑक्सीजन का ही है, ये वाला। अरे देखो ना, ये ऑक्सीजन का ही है या नहीं? ये इलेक्ट्रॉन किसका है? बुला कौन लिया? तो एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का ही है और बुला लिया है कार्बन। इसी वजह से इस पे क्या चार्ज पड़ा? नेगेटिव, ठीक है। जब इस पे नेगेटिव चार्ज पड़ा तो कार्बन पे कौन सा चार्ज पड़ेगा? पॉजिटिव। अरे फिर से देखो, यहां लिख के दिखा रहे हैं, समझना है बात को, बातें को समझना है, समझ जाओगे। थोड़ा सा खाली खेल, गांव वाला खेल करना है। CHH ऑर्गेनिक पूरा गांव वाला ही बात होता है। ऑक्सीजन 2 2 4 2 6 पर माइनस, यही ना। जरा देखो तो इस कार्बन को कितना बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है, कमी में है या नहीं है? अब ये कार्बन क्या करेगा?
बोलेगा ना गांव वाले को, बगल वाले को, देखो ना मेरा इलेक्ट्रॉन में ले लिया, नहीं बोलेगा क्या? तो बगल वाले का क्या फर्ज बनता है, क्या कहेगा बगल वाला? तुम मेरा ले लो, और हम क्या कर सकते? वो तो जानबे करते थे कि बेईमान था, वो तो ले ही लेता। तुमको उसके साथ बॉन्डे नहीं बनाना था, उसके साथ रहना ही नहीं था। यही सब ना बोलता बगल वाला, नहीं समझा? तो ये कार्बन रो रहा है इस कार्बन के पास कि मेरा इलेक्ट्रॉन वो ले लिया। कौन? तो बोलेगा भाई ये हाइड्रोजन मेरे पास रहता है, उसको बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, तुम ही ले लो। ये वाला बॉन्ड, ये वाला, तो ये वाला बॉन्ड जो है कहां पे चला गया? यहां पे चला आया। देखो क्या बन गया, CH डबल बॉन्ड C, ऑक्सीजन पे 6 इलेक्ट्रॉन देके माइनस और H प्लस। अब ये ऑक्सीजन जो है ना, ये ऑक्सीजन उस हाइड्रोजन को पूछता है, अब बोलो कहा? देख लिया ना कार्बन, कार्बन क्या किया तेरे साथ, ठीक है? तो ये हाइड्रोजन को अपने पास बुला लेगा, तो ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड C पर OH, है ना? और बाकी जो है H पहले से है ही है। ये देखिए यहाँ पे, तो एक मॉलिक्यूल जो ऐसा था पहले, वो बाद में कैसा बन गया? डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, H वहां आ गया, बगल वाले H पोजीशन से यहाँ चला गया, ठीक है? तो ऐसे आइसोमर को टॉटोमर कहते हैं। आप देखिएगा एक कार्बन, दो कार्बन, तो दो कार्बन यहाँ भी है, 3 1 4 कार्बन, 2 और 3 और 4 कार्बन, दोनों का फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो गया। इसमें अल्डिहाइड दिखाई दे रहा होगा, इसमें अल्कोहल दिखाई दे रहा होगा। तो टॉटोमर को भी स्पेशल केस कहा जाता है, किसका? फंक्शनल आइसोमर का। लिखे हो कि ना लिखे हो, नहीं लिखे हो तो कहीं लिख देना, लिखे ही होंगे। देखो यहां पे भी, ये तो बहुत नीचे, ऊपर से आ रहा है। ये एग्जाम्पल्स दिखाएं टॉटोमर का। सुनेगा बढ़िया से, समझ जाएगा। ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, इसका टॉटोमर बनाना है। क्या करेंगे बताओ? शॉर्टकट में हम आपको सिखाते हैं, सीखना कि करना क्या है। ये वाला H, ये वाला H का ये वाला डबल बॉन्ड, ये वाला सिंगल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड, ये किसके पास चल जाएगा? अरे बोलो ना साथ में, किसके पास जाएगा? यहां से। उसके बदले में ये वाला हाइड्रोजन यहां से आ जाएगा क्या बॉन्ड लेकर के? देखो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बन गया और वहां सिंगल बॉन्ड के साथ OH, है ना? मैकेनिज्म दिखाएं कि ये पहले इलेक्ट्रॉन इससे अपने तरफ ले लेगा, तो ये कार्बन रोएगा, बगल वाला को बोलेगा अरे यार मेरा तो ले लिया, तो कहेगा वो ले लिया, तो ये था वेसन, तुम ये ले लो। ये देखिए आप, बन गया क्या? तीसरा ये बताएं, तीसरा के बाद तीसरा के बाद चौथा भी बताएं। यहां पर क्या बताएं, ये थोड़ा स्पेशल केस में गया है बात। यहां पे बताए होंगे कि इस कार्बन के पास हाइड्रोजन तो है ही नहीं। अब बताओ, ये रोते रहेगा कि मेरा वो ले लिया, फिर भी ये कार्बन दे सकता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ तो नहीं है। ये भी कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ये वाला बॉन्ड नहीं आ सकता यहाँ पर, क्योंकि वो भी तो कार्बन ही है, जैसा इससे ये जुड़ा हुआ है वैसे वो जुड़ा हुआ है। तो एक एक्सक्यूज और देता है ना बगल में गांव में लोग, वो तुम्हारा ले लिया, लेकिन हम भी क्या करें, हमारे पास भी तो कुछ रहता तब हम दे भी देते, लेकिन ऐसा कुछ तो है ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये टॉटोमर नहीं शो करेगा। इसको बोला गया कि जिस मॉलिक्यूल में अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन नहीं होता है वो टॉटोमेरिज्म शो नहीं करता है। द मॉलिक्यूल विच लैक अल्फा हाइड्रोजन,
द मॉलिक्यूल विच लैक अल्फा हाइड्रोजन डज नॉट शोज फेनोमेनन ऑफ टॉटोमेरिज्म। है ना, ये मिटा दिए क्या? अरे वाह, हम भी कुछ कुछ करते रहते। कार्बन एटम एडजेसेंट टू फंक्शनल ग्रुप और कार्बन एटम फ्रॉम बीच ए फंक्शनल ग्रुप इज बॉन्डेड नोन एज अल्फा कार्बन। टॉटोमर shown by those aldehyde or ketone which has or which does not has alpha hydrogen does not show the phenomenon of tautomerism। अब यहां पर समझाए होंगे टॉटोमेरिज्म का टाइप, कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म। पांचवा यहीं पे है, दिख रहा है जी, दिख रहा है। देखो क्या करना था, इसका हाइड्रोजन लेके यहाँ डबल बॉन्ड बनाना था, उस ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन रख देना था, कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म। छठा एग्जाम्पल दिए होंगे। छठा में इतना पॉसिबल केसेस है टॉटोमर बनने का, यानी उस मॉलिक्यूल का 4 टॉटोमर बन सकता है, लेकिन मोर स्टेबल टॉटोमर पहला ही है। ठीक है, अब बात किया गया होगा स्टेबिलिटी ऑफ टॉटोमर्स का, कि जो टॉटोमर बनाते हैं उसमें कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है। तो यहां पर लिखा गया है वो बात, यहां देखो स्टेबिलिटी के बारे में बताया गया। स्टेबिलिटी ऑफ कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म, molecule having C double bond O is more stable since the bond energy of C double bond O is 360 किलोजूल पर मोल while C double C bond has bond energy। अरे अभी का भी समझो ना, जब क्लास नहीं किए थे तो उसी के लिए तो समझा रहे हैं, कि नहीं किए थे तो फिर एक दिन में आधे घंटे से 1 घंटे में पूरा आइसोमेरिज्म कैसे पढ़ा जाता है, इसके भी एक्सपीरियंस हो गया ना आपको। अरे इतना है 40 पेज सर पढ़े ले रहे दो यार, देखल जाएगा जब काम होगा। ये तो आप सोचते हो, हम नहीं ना सोच सकते। हम तो आपको दिखा रहे हैं कि इन एन आवर यू कैन डू द रिवीजन, लिख लिख के आप रिवीजन कर सकते हो। हम अंडरलाइन कर रहे हैं ना एक एक एग्जाम्पल पे। मॉलिक्यूल हैविंग सी डबल बॉन्ड ओ क्या होता है, मोर स्टेबल। जिसमें सी डबल बॉन्ड होगा उसको कौन सा टॉटोमर कहा जाता है, कीटो। और जिसमें ई डबल बॉन्ड होगा, इनॉल। इफ द मॉलिक्यूल आर कंजुगेटेड सिंस रेजोनेंस अकर इन सच केस इन एंड सच मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल। जिसमें रेजोनेंस हो जाता है, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन कूदा कूदी करे लगता है। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े थे रेजोनेंस। देखिए इस मॉलिक्यूल को देखिए आप, देख रहे हैं, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन, ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड यहां चला जाता है, OH बन जाता है। ये C डबल बॉन्ड है, कीटो आइसोमर है, ये इनॉल आइसोमर है, इनॉल आइसोमर है। चूंकि इसमें रेजोनेंस हो गया, ये सारा इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, ठीक है, इसलिए यह स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हो गया। फिर एग्जाम्पल पढ़ाए होंगे कि इसका टॉटोमर बनाइए, तो इसका टॉटोमर ऐसा बन गया और ये ज्यादा स्टेबल हो गया। कीटोइनल टॉटोमेरिज्म के बाद इमाइन इनामाइन टॉटोमर था। ये इमाइन है, NH लगा हुआ है डबल बॉन्ड, और यहां से फिर वही काम हुआ है, नाइट्रोजन बेईमान है, इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इमाइन और इनामाइन भी टॉटोमेरिज्म शो करता है। और होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म के बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के एक टाइप है, जिसमें हम बताए होंगे ये डबल बॉन्ड हिंडर्ड बॉन्ड रोटेशन की बात किए होंगे। पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाते कैसे तुरंत में बताए होंगे, देखना थोड़ा सा ध्यान से। ए को ए फेस कर रहा है, यहां देखो ए को कौन फेस कर रहा है, इस आइसोमर को कहते हैं सिस, इस आइसोमर को कहते हैं सिस, इसको कहते हैं
क्या करने के लिए सिखाए थे कि एक ठो को स्थिर रखना है और इसको वो पलट देना है। देखो जैसे ब्यूटूइन लिखा है यहाँ पे, इसको स्थिर रखे और इसको ऐसे घुमा दिया, ये देखो, ठीक है। तो सिस ब्यूटूइन है और ये ट्रांस ब्यूटूइन है। The isomer which formed due to hindered bond rotation known as geometrical isomerism. The isomer which formed due to 180-degree bond rotation of one carbon with respect to another atom called as geometrical isomerism. Bond rotation के बारे में बताएं कि सिंगल बॉन्ड यदि है तो 360 डिग्री से रोटेट कर जाता है, डबल बॉन्ड है तो 180 डिग्री से रोटेट करता है और ट्रिपल बॉन्ड है तो 0 डिग्री से रोटेट करता है। क्लियर है? फ्री बॉन्ड रोटेशन, हिंडर्ड बॉन्ड रोटेशन और ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर किस मॉलिक्यूल में शोन होता है? जिसमें हिंडर्ड बॉन्ड लिखा है, द आइसोमर विच फॉर्म ड्यू टू 180 डिग्री बॉन्ड रोटेशन ऑफ वन कार्बन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर कार्बन कॉल्ड एज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, ये देखिए सिस ट्रांस, इफ द सेम एटम और ग्रुप ऑफ एटम लाई ऑन द सेम साइड और सेम प्लेन ऑफ डबल बॉन्ड इट कॉल्ड सिस आइसोमरिज्म। If the different atom or group of atom lie on the different side of around the double bond, it called as trans isomer. ज्योमेट्रिकल आइसोमर में दो भाग होता है, सीस और ट्रांस। जरा देखो 2 मिनट बैठते हैं, है ना, 2 मिनट, कितना देर लगातार बोले, है ना। पूरा आइसोमेरिज्म पढ़ने में एक बार पानी पीते हैं तो क्या दिक्कत है, जाते हैं। आप लोग तो बैठ के देखिए, जाते हैं, है ना। तो ये है कि आप रिवीजन कर सकते हैं। बहुत लोग पढ़े भी हैं, बहुत लोग नहीं भी पढ़े हैं। देखिए इधर तो सोने लग गया, लगता है जैसे हम लोरी सुना रहे थे वहां पे, है ना। बोला ना पढ़े थे ना मतलब है सर, आगे बताइए अब क्या होगा। पढ़ा है इटोनल टोटोमेरिज्म, ईमाइन इनामाइन पढ़ाइए। इन्वर्टर वाला नहीं आया, उसको फोन किए, घूमने आएंगे तो शाम में। ये है लिखे थे। सीस और ट्रांस में क्या दिक्कत होता है ये बात समझे यहां पे। अब देखिए आप देखते रहिएगा जी, समझ आ जाता है। देखिए ये सवाल दिए हैं कि इसका सीस और ट्रांस आइसोमर बनाइए इस मॉलिक्यूल का। तो देखिए एक में एक तरफ CH3 है, एक तरफ Cl है, एक तरफ Cl है, एक तरफ CH3 है। दोनों को एक साइड पे रख दिए और यहां पर घुमा दिए, ये हो गया सीस, ये हो गया ट्रांस, ये सीस और ये ट्रांस। ये दोनों देख रहे हैं आप, नो पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर, चूंकि दोनों तरफ, तो क्या स्टैटिक रखेंगे, क्या घुमाएंगे, जैसे ही घुमाएंगे बराबर बराबर ही एक समान आएगा।
फिर यहां पर दिखाए ClCl Br, तो BrCl हो गया, एक तरफ ClCl हो गया, एक तरफ Cl के अलावे Br हो गया। ये देखिए एक डबल बॉन्ड यहाँ है, यहाँ H दिखाई दे रहा होगा, यहाँ H दिखाई दे रहा होगा, यहाँ CH2CH3, H CH2CH3 CH2CH3, C डबल बॉन्ड C H CH2CH3। और भी बनाने दिए, एक तो पांचवा HCOH, देख रहे हैं जी, बना दीजिएगा। ये वाला देखिए H है, एक तरफ H रख देते हैं, एक तरफ COH रख देते हैं, COH रख देते हैं, H रख देते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन जाता है ना। मेन बात तो है कि आपसे बनना चाहिए, हम तो बना ही देंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सीस एंड ट्रांस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर मोर सिमेट्रिकल होता है, ट्रांस आइसोमर की मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है, सिमेट्रिकल है, मेल्टिंग पॉइंट हाई है। सीस आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। अब यहां पे कारण बताएं कि सीस आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, डाइपोल की वजह से। देखिए यहां पे केमिकल बॉन्डिंग में ये बात पढ़े थे, कार्बन और Cl प्लस माइनस, स्लाइटली प्लस स्लाइटली माइनस, स्लाइटली प्लस स्लाइटली माइनस। यहां देखिए एक डाइपोल इधर, एक डाइपोल उधर, डायरेक्शन देखिएगा चेंज हो गया। ये दोनों डाइपोल का डायरेक्शन सेम था, ये दोनों डाइपोल का डायरेक्शन अलग अलग हो गया, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो डाइपोल मोमेंट कम, इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा। तो जिस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट ज्यादा उस मॉलिक्यूल का आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा, और जो मॉलिक्यूल में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड मजबूत होता है। ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल देन सीस आइसोमर, सीस आइसोमर इज मोर सॉल्युबल देन, वाटर में सॉल्युबल कौन ज्यादा होगा, तो सीस आइसोमर। एक सातवां बताए हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ऐसे तो कहा जाता है कि आइसोमर की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, लेकिन कहीं कहीं पे डिफरेंस भी होता है, और यहां पे डिफरेंस है। आप देखिए यहाँ OH, यहाँ OH और H लेकर के वाटर निकल जाएगा, और ये मॉलिक्यूल फर्दर ऐसा बन जाएगा, ठीक है, एनहाइड्राइड है ये। लेकिन इसी केस में यदि COH इधर लिखा हुआ है और COH उधर लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है, तो इस केस में वाटर निकलने की पॉसिबिलिटीज नहीं है। यहां पे वाटर निकलने की पॉसिबिलिटीज है, यहां पे वाटर निकलने की पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्योंकि दोनों का फेस अलग अलग है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में दूसरा बात बताएं, सिस ट्रांस के अलावा एक तरह का आइसोमर और होता है जिसको कहते हैं E एंड Z आइसोमर। E का मतलब होता है इंटेंजन, Z का मतलब होता है जूसामेंट। इंटेंजन मतलब डिफरेंट, डिफरेंट मतलब अपोजिट, और जूसामेंट का मतलब सेम। If the same type of atom or group of atom present at the same site or plane around double bond it called, और यदि अलग होगा तो E आइसोमर, ठीक है। यहां पर देखिए सेम और डिफरेंट पता नहीं चल रहा था, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ D है, यहाँ E है, यानी चारों एटम या ग्रुप ऑफ एटम चारों अलग अलग है। तो ऐसे केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे निकाला जाता है ना। तो ऐसे केस के लिए एक बात बताए होंगे कि जैसे BrClFI ये सब है, तो हम लोग करते क्या है, CIP रूल लगाते हैं। CIP रूल क्या है, चाइना नहीं है रे, चांद ना, चाइनीज नियम है। हाँ, CIP रूल चाइनीज नियम है, एक तो चान इंग्लॉड प्रिलॉग रूल कहते हैं इसको, ठीक है। चान इंग्लॉड प्रिलॉग, प्रिलॉग, इसमें क्या होता है कि एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो भी है डबल बॉन्ड के अराउंड,
उसमें देखते हैं एटॉमिक मास के हिसाब से कि ज्यादा एटॉमिक मास किसका है। जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होता है उसको प्रायोरिटी देके हम लोग उसको 1 लिख देते हैं, और जिसका कम होता है उसको कम प्रायोरिटी देते हुए 2 लिख देते हैं। तो यहां ब्रोमीन और क्लोरीन है, ब्रोमीन का एटॉमिक मास ज्यादा है इसलिए इसको 1 लिख दिया, और क्लोरीन का एटॉमिक मास कम है इसलिए इसको 2 लिख दिया। उसी तरह से इधर फ्लोरीन आयोडीन है, तो आयोडीन का एटॉमिक मास ज्यादा है 1 लिख दिया, फ्लोरीन का एटॉमिक मास कम है 2 लिख दिया। अब यहां पे यदि हम ऐसा लिखें इस मॉलिक्यूल को कि 1 को 1 फेस करे तो आइसोमर हो जाएगा Z, और यदि 1 को 2 फेस करे तो आइसोमर हो जाएगा E। और 1 2 डिसीजन कहां से लेना है? एटॉमिक मास से। बस इतना सही तो बात, अगले में नियम लिखाए होंगे। ये होली के बाद पढ़ाए हैं शायद। When all the 4 substituents around the double bond are different from each other, then this type of molecule shows geometrical E and Z है। कहता है कि जब चारों सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग हो डबल बॉन्ड के अराउंड में, तब जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा उसको E एंड Z आइसोमर कहेंगे। Their substituents are classified according to CIP rule। और CIP रूल क्या है जो अभी समझाए आपको, हम वही जो समझाए वो लिखा हुआ है कि 1 2 का सीक्वेंस बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, अरे ठीक है बोलो ना रे। अब जैसे देखो ये मॉलिक्यूल का आइसोमर लिखना था, फिर वही कि Br आयोडीन 1 कौन है 2 कौन है। अब हम बताए हुए कि अब अपने से समझिए ना, आयोडीन का एटॉमिक मास ज्यादा है ब्रोमीन का कम, 127 है इसका 80, तो 1 दे दिया 2 दे दिया, इसमें इधर 1 दे दिया उधर 2 दे दिया, फिर इसको टर्न कर दिए तो ये Z हो गया और ये E हो गया। ठीक है, तो E और Z आइसोमर। फिर ऐसे केसेस में दिखाएं, एग्जाम्पल सब है। फिर ये बताए होंगे कि यदि पहला एटम का एटॉमिक मास सेम हो जाए तो दूसरा एटम का देखते हैं, और दूसरा एटम का भी सेम हो जाए तो तीसरा एटम का देखते हैं। जहां पे एटॉमिक मास ज्यादा आएगा वही 1 नंबर पे आ जाएगा। अब इसके बाद ये बताएं सिस ट्रांस में, ये वाला भी सेम साइड में है तो सिस कहेंगे, अलग साइड में है तो ट्रांस कहेंगे, सब सिस ट्रांस उसी पे। ये जाते जाते बताए होंगे कि सॉलिड लाइन और डैश लाइन इस तरह का बॉन्ड दिखाई देगा। सॉलिड लाइन कहने का मतलब होता है टूवार्ड्स, सॉलिड लाइन कहने का मतलब होता है टूवार्ड्स, और कटिंग लाइन कहने का मतलब होता है अवे फ्रॉम अस। और मॉलिक्यूल चूंकि टेट्राहाइड्रल होता है तो टेट्राहाइड्रल मॉलिक्यूल में एक बोर्ड के अंदर होता है और दूसरा क्या है बोर्ड के बाहर। एक ठो को कहते हैं अवे फ्रॉम अस, दूसरे को क्या कहते हैं टुवर्ड्स अस। ऐसे ये बताए थे, क्लियर है? अब थोड़ा सा बात बता देते हैं। हाँ थोड़ा सा बात, तो क्या दिक्कत है? लिखना सीन एंड एंटी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये आप लोग जो हल्ला करते रहते हैं ना कि रिवीजन नहीं होता, इतना ज्यादा कैसे पढ़ें सर, ये उसके लिए था कि हम लोग जितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर 8-10 क्लास में पढ़े थे, इस बोर्ड पे 42 पेज लिखा हुआ था, उसको हम लोग 1 घंटा में पढ़ सकते हैं। हम तो पढ़ सकते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं, कोशिश कीजिएगा तब हो जाएगा। ऊना की पेज का मोटाई देख ली, अरे 45 पेज ना नहीं होगा, अब आगे देखते हैं क्या होगा। वैसे से नहीं होता, और कुछ कुछ नॉलेज होता जाता है, एड ऑन होता है, तभी जाकर के अच्छा होता है। अचानक से सब एक ही दिन नहीं आ जाएगा।
वो 10वां में होता था, 9वां में होता था, आदत 10वां तक का लगा हुआ है कि जब स्कूल में परीक्षा रहे तब बुतरू 4 दिन 4 रात पढ़ लेता था जग जग के। नहीं याद करो, पिछले साल ऐसे ही तो किए थे कि परीक्षा है तो पढ़ना शुरू किए। नहीं, बिना परीक्षा के भी पढ़ता था क्या? तो बड़ा सही में। लिख दिया, हेडिंग बनाया। एक तो एग्जाम्पल, सीन और एंटी, जैसे सीस और ट्रांस था वैसे ही सीन और एंटी होता है। सीन का मतलब सेम साइड से और एंटी का मतलब डिफरेंट साइड से। देखिएगा मॉलिक्यूल लिखते, CH3 NH, गड़बड़ लिख दी, 1 मिनट। CH3C H डबल बॉन्ड NOH, देखिएगा मॉलिक्यूल ऐसा है कुछ। पहले आप देखिए कार्बन को कितना बॉन्ड, नाइट्रोजन को कितना बॉन्ड, कितना इलेक्ट्रॉन, 5। ठीक है, इस मॉलिक्यूल को, कोई मॉलिक्यूल है फिलहाल नाम की जरूरत नहीं है आपको, पहले ये देख लीजिए। दूसरा, इसको और आप कैसे लिख सकते हैं? बोले सर हम ऐसा लिख देते हैं, फिर इन लिख दे रहे हैं, यही गड़बड़ है। क्या लिखना है? सी डबल बॉन्ड एन इधर लिखते हैं और ओ एच इधर लिखते हैं। बोलो दोनों में क्या अंतर है? क्या अंतर है बोलो ना रे, सामने तो दिखाई पड़ रहा होगा। बोलेंगे एच ओ एच को फेस कर रहा है एक मॉलिक्यूल में, और दूसरे मॉलिक्यूल में एच ओ एच को फेस अपोजिट साइड में। तो यदि एच ओ एच को फेस कर रहा है तो आइसोमर को कहेंगे सिन, और यदि एच ओ एच को फेस नहीं कर रहा है तो मॉलिक्यूल को कहेंगे, बस इतना सही बात है, सिन एंटी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना। इस मॉलिक्यूल के फंक्शनल ग्रुप को अल्डोक्साइम कहते हैं। जनरली लोअर एग्जामिनेशन में देखा नहीं जाता है, लेकिन आप तैयारी जिसके लिए कर रहे हैं वहां पे दिखाई देगा, और खाली जानकारी से आपका ऑप्शन से क्वेश्चन बन जाएगा, इसलिए बताते हैं। इसको बोलते हैं अल्डोक्साइम। क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल नंबर पहला, अल्डोक्साइम, अल्डोक्साइम। और जानते हो है कुछ नहीं कि बहुत भारी कोई नया चीज आ गया। याद करो CH डबल बॉन्ड वो था ना, अल्डिहाइड नहीं था, तो डबल बॉन्ड हटा दिया है, यहाँ N जोड़ दिया और एक OH लग, इस फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं अल्डोक्साइम। इस फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं अल्डोक्साइम। ठीक है, अब यहां पर हम लोग लिखेंगे इफ H group faces OH group in the molecule of aldoxime, then the isomer is known as syn, while if H group does not faces OH group,
that is both present at in different plane, then the isomer called as anti-isomer. लिखो पहले जी। हाँ लग रहा है अगले दिन से समस्या का समाधान होगा गर्मी का। है अरे भाई देखा था ना पिछले दिन लाइन की समस्या हुई थी, नहीं देखे? तो पिछले क्लास में जो एसी का सर्विसिंग था वो लाइन की समस्या में कन्वर्ट होकर रह गया है ना। नहीं तो एसी की समस्या समाधान हो जाता, जब लाइन ही नहीं तो एसी कैसे? तो देख मिस्त्री जी कल आए ना तो बताया पूरे शॉर्ट सर्किटिंग हुआ हुआ है, यहाँ के इन्वर्टर से ऑफिस का लाइट जलता है। तो उसको कल 9 बजे से 3 बजे लगा तो लाइन सही किया और कहा कि शॉर्ट सर्किट के वजह से पिछला जो उधर का इन्वर्टर है वो भी डेड हो गया है। तो उसको लेके गया, अब अभी लाके रखेगा उसको बना देगा, तो जब लाइन की समस्या ठीक हो जाएगी तो कल जो है उसका सर्विसिंग भी करा देंगे। अदरवाइज देख क्या रहे कि इस पे धूल पड़ा हुआ ऊपर वो में, चालू कर दोगे तो वो धूल लेकर के उड़ा देगा पूरे रूम में। तो जो ठंडा हवा सोच रहे हो सर्दी छींक में कन्वर्ट हो जाएगा कल होके, इसीलिए हम चला नहीं रहे हैं। बात इतनी ही, नहीं तो स्विच ऑन करके चला देते, लेकिन गंदगी जो ऊपर दिखाई पड़ रहा है उठा नहीं लेगा, इसलिए झरवाने तो कल चालू कर देंगे। गर्मी तो हमको यहाँ ये सब नोचता रहता है, हम खुद ही परेशान रहते हो गया। हल्डोक्साइम के अलावे कीटोक्साइम होता है एक, तो होगा ही अल्डिहाइड के अलावा एक वो कीटोन भी होता था, तो अल्डोक्साइम और एक कीटोक्साइम। लिखो जल्दी से। उस फंक्शनल ग्रुप का नाम है अल्डोक्साइम। देखो कीटोक्साइम, देखो कैसा एग्जाम्पल होगा, CH3 C, इधर भी CH3 डबल बॉन्ड NOH एंड CH3 डबल बॉन्ड N इधर OH। क्या इस मॉलिक्यूल को कीटोक्साइम कहते हैं? देखोगे पहले ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल दोनों में कोई अंतर बताओ, है कोई अंतर की दोनों बराबर है? क्या अंतर है? क्या अंतर है? क्या अंतर है?
मतलब बराबर है सर दोनों साइड में। OH को फेस कौन कर रहा है? यहां OH को फेस कौन कर रहा है? तो अंतर क्या हुआ? इधर है उधर है, ये तो सही है, ये तो घूमता ही है ना 180 डिग्री पे, घूमने को ही तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहते हैं। ये कार्बन को फिक्स रखे, ये पहले ऐसे था बाद में ऐसे हो गया, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर। हम तो बताएं हाथ से कि भैया देखो ये हाथ ऐसे है जिसमें अंगूठा ऊपर दिखाई दे रहा है, अब इसको घुमा कर करके ऐसे कर दी तो अंगूठा नीचे दिखाई दे रहा है। तो ये और ये एक दूसरे का कौन सा आइसोमर था? ज्योमेट्रिकल आइसोमर था। ठीक है, समझ रहे हैं? तो यहां भी वही हुआ, एक तरफ वो OH है एक तरफ इधर है, तो दोनों सेम ही है। लेकिन क्या हमेशा ऐसे ही रहेगा? यदि हम ऐसे करते कि इधर CH2 CH3 लिखते, है ना, इधर हम लोग क्या करते, उधर वो वाला एग्जाम्पल लिख दिए तो ठीक ही है। ये अब बोलो कोई अंतर है दोनों में? अभी भी नहीं अंतर है। एक OH को CH3 फेस कर रहा है, एक OH को CH2 CH3 फेस कर रहा है, अंतर तो है। तो बातें होगा इसमें सिन और एंटी किसको कहेंगे? नाम ही लिखने के लिए आता है, अरे बड़ी आसान क्वेश्चन रहता है, सुन लो मेरी बात। इसमें OH को CH3 फेस कर रहा है, इसमें OH को, इसमें मिथाइल फेस कर रहा है, और इसमें इथाइल फेस कर रहा है। अब इसमें सिन एंटी बोलता है, इसका नाम लिखिए, सिंपल सा। आपको तो यही ये भी सवाल है, व्हाट इज द नेम विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिन। तो देखो क्या रूल है, इसको हम लोग लिख सकते हैं सिन, ठीक है, सिन। OH किसके साइड में? सिन, सेम साइड, कौन है सेम साइड में? मिथाइल, सिन मिथाइल इथाइल कीटो ऑक्साइड, ठीक है। जबकि इसको लिख सकते हैं हम सिन इथाइल मिथाइल, किसके साथ? सिन, है ना। OH को पूछा जाएगा किससे देखा हुआ, सिन मतलब देखना भी तो होता है, हालांकि ये वाला सिन मतलब नहीं, सेम साइड होता है। लेकिन सिन किसके तरफ है? ये इथाइल के तरफ, सिन इथाइल मिथाइल कीटो ऑक्साइड, देखिए नाम है इसका। अब इसमें एंटी, इसका दूसरा नाम लिख रहे हैं एंटी। एंटी OH के एंटी में कौन है? इथाइल मिथाइल कीटो ऑक्साइड। और इसमें देखना एंटी, क्या लिखोगे? मिथाइल इथाइल। बताइए, इतना आसान क्वेश्चन यदि आए तो सबसे पहले ना बना दें? कितना आसान है बताइए। एक सीन एंटी यदि आइसोमर पढ़ना है तो ये वाला सीन लिखना है, इसका क्या लिखना? एंटी। चाहे इसके सीन तो ये वाला एंटी, दोनों नाम है। ये नाम पड़ा हुआ है कि OH के सामने कौन है। यदि OH के सामने मिथाइल है तो नाम सिन, OH के सामने इथाइल है तो नाम एंटी। बस इतनी सी बात है, ठीक है। इसमें सिन और एंटी आइसोमरिज्म लिखो जल्दी से। दोनों तरफ सेम था, जैसे मिथाइल मिथाइल था तो कोई आइसोमर उसमें था ही नहीं। फंक्शनल ग्रुप बना दें, दोनों तरफ सी खाली रहेगा, डबल बॉन्ड NOH, इस मॉलिक्यूल को बोलेंगे कीटो ऑक्साइड, है ना। एक तरफ H रहता अल्डो ऑक्साइड, इसको कहेंगे कीटो ऑक्साइड।
पिछले दिन एक बच्चा पीछे में बैठता, वो गया अंदर में, कहा ना कि सर 11 से 1 वाला क्लास तो ठीक नहीं होता, इसमें तो पढ़ाते भी आप एक एक घंटा है, क्योंकि शुरू करते हैं 11:30 बजे, अब पौने 12 1 बजे से पहले तो सब कहने लगता है अब हो गया सर, हो गया सर। बचवा यहीं का है, यहाँ पे भी बैचलो है, हम झूठ थोड़े बोलते हैं। अ- कुछ लोग प्रेशर दे देते हैं तुरंत खत्म कर देने का। एक बच्चा बताता है सर 9 से 11 डेली कर दीजिए। अच्छा, ये डेली 9 से 11 कर देने में कितने लोग साथ हैं? हाँ, डेली 9 से 11। कुछ री अरेंजमेंट यदि करवाइए, यदि बैचेज, अभी टाइम तो सब जगह पे चेंजेस तो हो रहा है ना, कि इस मैच में उस बैच में शुरू तो हो रहा है। हैं? तुम काहे के लिए परेशान रह? तुम लोग का यही सही है, 11 से 1 पढ़ेगा। तब शाम को कै बजे? 6 से 8? 6 से 8 का टाइमिंग कहाँ से लाएंगे? हाँ, हाँ, वो तो रहेगा ही, उसमें कौन सा शक है। ऑर्गेनिक का ही 11 से 1 के अलावे कोई समय रहेगा? जानकारी लेना चाहते हैं कि यदि ये 11 से 1 का टाइमिंग कल के 9 से 11 सेट कर दें। अभी ठीक है सर। एक और बैच है आज ही के दिन, 2 2:30 बजे से भी पढ़ाते हैं, 2:30 से 4 तो पढ़ाते हैं आज। मतलब कोई प्रतिक्रिया नहीं दीजिएगा, 9 से 11 नहीं करने दीजिएगा। 9 से 11, 11 से 1 कल। वो पीछे वाला बच्चा इस बात पे भी बताया है कि सब झूठे झूठे कहता है आपको कि क्लास है। हाँ, तो ये बात तो यहीं पे डिस्कस करने लायक है ना। क्या एडजस्ट हो सकते हैं? क्योंकि किसी किसी का कहना था ये कोई जो है ना सर, वो आप एक एक घंटा ना पढ़ा रहे हैं, ऐसे होगा कम से कम 1.5 घंटा तो पढ़ाइएगा। तो देखिए, जहां जहां पे छूट देता है आदमी, वहीं वहीं पे टेंशन हो जाता है। 11 बजे तक पढ़ाते हैं, उसके बाद था 10 20 मिनट का गैप, तो वो तो था ही ना, 11:30 तो बजना था, है ना। तो अब इधर में 12:30 बजे के बाद उबने लगते हैं, तो उधर भी आधा घंटा छुड़वा देते हैं, इधर भी उबने लगते हैं कि ना हो गया सर अब चलते हैं। तो वही बता रहे हैं कि कोई बच्चा तो है ना जो कह चाहता है कि हम पढ़ें, और कोई कहता है कि चलिए हो गया सर। चलो नाम बताओ। क्या नाम है इस मॉलिक्यूल का? ये अल्डोक्साइम है कि कीटोक्साइम ये अल्डोक्साइम है ना। ये तुम्हारा क्वेश्चन दिए थे, नाम लिखना है, हम तो बता ही देंगे। तुमसे लेकिन लिखाता है कि नहीं, ये थोड़ा चेक करना है। ये कीटोक्साइम है कि अल्डोक्साइम है?
कीटोएंजाइम। ठीक है, देखो H को OH फेस करेगा, हम ही बताते हैं, ये 2 एग्जाम्पल पढ़ना है तुम लोग को। H को OH फेस करेगा, क्या बोलोगे? सिन। बेंजल डॉक्साइम, बेंजल डॉक्साइम। इसको क्या बोलोगे? H को OH फेस नहीं कर रहा है, क्या बोलोगे? एंटी बेंजल डॉक्साइम। यहां देखो CH3 को OH फेस कर रहा है, क्या बोलोगे? सिन मिथाइल। और ये 3 कार्बन का क्या नाम है? प्रोपाइल। कीटोएंजाइम। H नहीं है, अल्काइल ग्रुप है। इसको एंटी में नाम बताओ, एंटी क्या बोलोगे? एंटी। सिन तो मिथाइल का था, एंटी किसका है? एंटी प्रोपाइल मिथाइल कीटोएंजाइम। एक दूसरा नाम भी है, मन में सोच के लिख लेना कॉपी पे। हम लिख दें, क्या लिखेंगे बताओ? इसको एंटी में लिखना है, क्या नाम लिखेंगे? एंटी, एंटी प्रोपाइल मिथाइल कीटोएंजाइम। और इसमें क्या लिखेंगे बताओ? सिन। सिन किसके साथ? मिथाइल प्रोपाइल कीटोएंजाइम। चलिए लिख दीजिए, हमको यो किताब ज्योमेट्रिकल आइसोमर का पढ़िएगा, हो जाएगा। इस क्लासेस में भी आने 11 से एक ही क्लास चलाना है आप लोग को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी, यही ना? इस क्लासेस में भी 12th स्टार्ट करेंगे सोमवार को, है ना? जो स्टार्ट होगा चैप्टर हैलो अल्केन से, लेकिन उसमें हेडिंग होगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2, GOC 2। ये GOC 1 था, उसमें हेडिंग होगा GOC 2। 11 से एक ही में ना, अब तो 9 से 11 कोई कहीं नहीं रहा है। अगला क्लास में इसमें एक टेस्ट दे दीजिएगा आप लोग 9 से 11 में। क्या बोल रहे हैं? नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म का मिला जुला कुछ टेस्ट दे दीजिएगा 1 घंटा में, है ना? मतलब जो होता है क्लास अगले दिन टेस्ट दे दीजिएगा, मतलब है कि जितना है 1-2 दिन में आप रिवीजन कर लेना। समझ रहा है क्या बोल रहे हैं? अगले क्लास में क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म टॉपिक का टेस्ट है। हाँ, तो ऑब्जेक्टिव ही होता है। ठीक है, नाम लिखने वाला टेस्ट देगा, तो अगले दिन टेस्ट